नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन काफी उथल पुथल भरा सेशन था और आखिर में बाजार दिन के निचले स्तरों पर गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। आज बैंक और एनबीएफसी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर काफी हावी था। इसके अलावा हमने देखा कि ज्यादातर सेक्टर्स में दबाव था, स्पेशली ऑयल एंड गैस अगर आप छोड़ेंगे, उसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स दबाव के साथ ही क्लोज हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी बिकवाली आज के सेशन में हावी हुई। फार्मा, कैपिटल गुड्स, रियल्टी, यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर था। एसबीआई इनफैक्ट 11% टूटकर आज बंद हुआ है। 4 साल के ऑलमोस्ट लोअर लेवल पर 2016 के लेवल पर पहुंच गया है। आज अगर कहीं बाइंग थी तो बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग हो रही थी। जैसे ऑयल एंड गैस का हमने जिक्र किया तो ओएनजीसी में खरीदारी थी। इसके अलावा टेलीकॉम स्टॉक्स भारती एयरटेल एक कांस्टेंट परफॉर्मर रहा है पिछले 4 सेशन से, वहां पर बाइंग थी। भारती इंफ्राटेल में तेजी थी। एमएनएम, पावर ग्रिड भी मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स अब देखिए, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, ब्रिटानिया, एशियन पेंट्स, यहाँ पर काफी सेलिंग प्रेशर आज के सत्र में हावी हुआ है। लेकिन कल का बाजार का मूड कैसा रहेगा, रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हैं उनको इस शो में हम शामिल करेंगे। आज के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं, गौरांग शाह हैं हमारे साथ। गौरांग जी, गुड इवनिंग। पहले तो आउटलुक एक मार्केट पर ही आपका चाहिए होगा, इंडेक्स पर आपका व्यू क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या सलाह है उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अब तक निवेश नहीं किया है, अभी भी उनको थोड़ा और रुकना चाहिए या फिर नहीं, और दूसरा जिन्होंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिए हैं उनके लिए सजेशन क्या है। गौरांग जी से शायद बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे और व्यू लेंगे। लेकिन आप देखिए बैंक स्टॉक्स आज के सेशन में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा आज टूटे हैं और इनके गिरावट के पीछे जो कारण है वो सेंटिमेंट्स का है। दरअसल आज एक बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल जो है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाले हैं। नए एनपीए के दौर की शुरुआत हो सकती है, नए एनपीए डेवलप हो सकते हैं। एसबीआई, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको उन्होंने डाउनग्रेड किया है, टारगेट्स कट किए हैं। एचडीएफसी बैंक उनको फिर भी रिलेटिवली बेटर लगता है, जहां पर बाय रेटिंग मेंटेन की है, टारगेट्स भी स्लाइटली रेज किए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो नए टारगेट्स उन्होंने सेल वाले बैंक्स पर दिए हैं उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल ये बैंक स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो इन स्तरों से और नीचे जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको समझेंगे गौरांग जी से। लेकिन हाँ, कल के सेशन में रिजल्ट्स के हिसाब से कुछ एक नतीजे हैं जिन पर फोकस रहेगा। येस बैंक फोकस में रहेगा, जहां पर नंबर्स कल आएंगे। कंसाई नेरोलैक के कल नंबर्स जारी होंगे, तो वहां पर नजर रहेगी रिजल्ट्स के हिसाब से। कल अदानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर फोकस रहेगा। अदानी ग्रीन के तो इनफैक्ट अभी 2 सेशन पहले नंबर्स आए थे तो मजबूत थे। अब अदानी एंटरप्राइजेज फोकस में रहेगा। तो ये कुछ नंबर्स है जहाँ पर ध्यान देना होगा। लेकिन हाँ, आज के सेशन की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए उन स्टॉक्स को जहां पर गिरावट थी। बैंकिंग का तो हमने जिक्र किया ही है, लेकिन आप देखिए रियल्टी स्टॉक्स वहां पर काफी बिकवाली हावी हुई थी। फिनिक्स लिमिटेड, सोभा लिमिटेड, आईबी रियल, डीएलएफ कमजोर हुए। एनबीएफसी स्टॉक्स आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, आईटी हाउसिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट भारी बिकवाली के साथ बंद हुए। गौरांग जी हमारे साथ बने हुए। गौरांग जी, पहले तो मार्केट्स पर, इंडेक्स पर आपका व्यू क्या है अभी के लिए। दूसरा ये, क्या सजेशन उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने अभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है, अभी भी उनको वेट करना चाहिए या फिर स्टार्ट करना है। धन्यवाद दीपाली जी, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से बाजार, जो पहली बात तो उठापटक का माहौल है, वो आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों तक मेरे ख्याल से जारी रहेगा। और वो इसलिए दीपाली जी, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थिति है और माहौल है, उसको नजर रखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए स्पष्टीकरण नहीं है, और आने के लिए समय भी लगेगा। खास करके जो कोरोना वायरस है, उसकी संख्या को लेकर के, कोरोना वायरस को तोड़ने के लिए कोई इलाज या फिर वैक्सीन या फिर दवा या कोई इंजेक्शन की खोज अभी तक हुई नहीं है। प्रयास पूरी तरीके से जारी है पूरे विश्व भर में। और सरकार के तरफ से भी जो एक फाइनेंशियल स्टिमुलस की उम्मीद थी, वो मेरे ख्याल से अब थोड़ी और देरी से आएगी। तो ये सब चीज के ध्यान में आपने देखा होगा, पिछले हफ्ते गुरुवार को, क्योंकि शुक्रवार को 1 मई महाराष्ट्र डे के लिए छुट्टी थी, तो गुरुवार को 2000 पॉइंट की ज्यादा की बढ़त थी। आज जिस तरीके से गिरावट आई है और कल जिस तरीके से गिरावट आई, कमूमन जो भी बढ़त हमने पिछले हफ्ते हासिल की थी वो कमूमन गवा चुके हैं। तो ये जो छोटी मध्यम अवधि में उठापटक का माहौल है, ये जारी रहेगा। और आज सुबह भी अगर आप देखें दीपाली जी, तो शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, लेकिन बाजार 3:30 बजे तक बंद हुआ, तब तक पूरी बढ़त गवा दी थी और 200-250 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ। तो ये छोटी मध्यम अवधि में मेरे ख्याल से यही सिलसिला चलता रहेगा। 8,800 9,000 नीचे के तरफ ये एक आकलन लगा करके हम चल रहे हैं। मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ।
और शायद छोटी अवधि में 9,300 9,500, और अगर कोई सकारात्मक से संदेश आए इस बीच में तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये शायद फिर से 9,800 या 9,900 तक जाए या 10,000 तक भी जाए, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। खरीदार निवेशक जो है उनको मेरी ये राय है कि जल्दबाजी करके बाजार में उतरने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत बिल्कुल कीजिए, लेकिन छोटी छोटी किस्तों में कीजिए, और पूरे बाजार में निवेश करने की जरूरत नहीं है। कुछ चुनिंदा क्षेत्र और दिग्गज शेयर है, उसी को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए, लेकिन किस्तों में कीजिए। किस्तों में कीजिए। अच्छा, क्विकली गौरांग जी एक चीज और, अगले मिड टर्म में आपको लगता है उठापटक बनी रहेगी? अगर खरीदारी का कन्विक्शन आपका है तो किन सेक्टर्स, किन स्टॉक्स के साथ अभी है जहां पर अभी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है? तो दीपाली जी, हमने कंजम्पशन खपत से जुड़ी हुई कंपनी, एफएमसीजी कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, दिग्गज निजी क्षेत्र की प्राइवेट आईटी, फार्मा, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, और कुछ बहुत ही कुछ और चुनिंदा मजबूत एनबीएफसी, और 2-3 शेयर ऑटो क्षेत्र में। ये मेरे ख्याल से कुछ 4 या 5 क्षेत्र का मिश्रण होगा जहां पर दिग्गजों को तवज्जो देने की मैं कवायद करूंगा। सेक्टर्स यहाँ पर बताए हैं गौरांग जी में, शो के दौरान हम उनसे इन रिस्पेक्टिव सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स भी जानेंगे। लेकिन चलिए, पहले कॉलर शीतल है हमारे साथ, नागपुर से बनी हुई है। शीतल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। अच्छा सर, मुझे पूछना है मैम कि बोलिए। मैंने नोसिल के 2000 शेयर्स लिए थे, वो 95 से मैंने परचेस किए थे। अभी उसका रेट आज 80 पर चला गया है, नीचे आ गया है, तो उस पे क्या मुझे बना रहना चाहिए, वेट करना चाहिए, या वो फिर आपने जब नोसिल खरीदा था शीतल जी, तो क्या आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदा था? ये आपकी इन्वेस्टमेंट कॉल है कि आप रखेंगे थोड़े समय के लिए? क्या व्यू था? ट्रेडिंग के लिए मैंने खरीदा था। जब नोसिल बम्पर स्टॉक के सामने बन के सामने आया था, तब मैंने वो परचेस किया था। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपने ये स्टॉक लिया था। गौरांग जी, रीसेंट हाईज जो रहे हैं स्टॉक के, वहां पर इन्होंने ये खरीदा है, और व्यू इनका लॉन्ग टर्म है नहीं, इसीलिए इनको नुकसान हो रहा है अभी, क्योंकि 83 पर स्टॉक आ चुका है, 93 की बाइंग है। केमिकल क्षेत्र में बस तो रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब नोसिल में क्या करना है इनको? तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो शीतल जी को मैं ये राय दूंगा कि अगर आप अवधि और ट्रेडिंग के लिए स्टॉक खरीदते हैं तो पहली बात तो आपके पास जोखिम झेलने की जो क्षमता है वो बहुत ही ऊपर के हिस्से में होनी चाहिए, ऊपर के तरफ होनी चाहिए, खास करके इस प्रकार के बाद। दूसरी बात दीपाली जी, शायद आपको भी पता होगा, एक समय ऐसा था जब ये लोअर डबल डिजिट या लोअर सिंगल डिजिट में कामकाज करता था नोसिल का स्टॉक, और फिर कुछ बातें आई, कुछ खबरें आई, कुछ परिवर्तन हुआ, और फिर ये ऊपर की तरफ के गया। तो अगर आप छोटी अवधि के लिए शीतल जी बाजार में काम करते हैं तो आपको अपने जोखिम झेलने के हिसाब से स्टॉप लॉस भी रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो शायद नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम बुनियादी तौर पर इस स्टॉक को कवर नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा शीतल जी, इस बाजार में अगर आप ट्रेडिंग कम करें और निवेश ज्यादा करें बड़ी कंपनियों में, दिग्गज कंपनियों में, तो शायद आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकती है लंबी अवधि के लिए। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है नोसिल पर, वैसे ही रणनीति आप रखिए। हनी है हमारे साथ, आप जमशेदपुर से। हनी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ नमस्कार। मैंने ITI के 500 शेयर 90 रुपए पे खरीदा मैंने ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ही था, बट मेरा रहेगा कि अगर मुझे उसे होल्ड करना भी पड़ेगा तो मुझे कब तक होल्ड करना चाहिए? ठीक है गौरांग जी, इनफैक्ट ये दूसरी कॉलर है हमारे साथ जिन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स लिए हैं। मौजूदा मार्केट में ट्रेडिंग कितनी कह सकते हैं कंफर्टेबल है, कितने रिवॉर्डिंग हो सकती है? एक तो ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वॉल्टिलिटी हम काफी देख रहे हैं, और दूसरा ये कि अब इनको करना क्या है, क्योंकि उन्होंने ले लिया है 90 के प्राइस पर ITI। देखिए, यहाँ पर भी कुछ खबरें थी और स्टॉक चला था, और दीपाली जी मैं इनको भी यही राय दूंगा, क्या जैसे मैंने शीतल जी को दिया, कि अगर आप इस ऐसे बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास 100 गुना ज्यादा जोखिम देने की क्षमता होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जब ये ट्रेडिंग आइडियाज दिए जाते हैं तो उसके साथ साथ टारगेट और स्टॉप लॉस भी दिए जाते हैं, लेकिन कम उम्र स्टॉप लॉस का तो कोई इस्तेमाल करता नहीं है, और फिर नुकसान बढ़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी बुनियादी तौर पर हम इस स्टॉक को कवर नहीं करते, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन
लेकिन ऐसे बाजार में, और आज का ही मैं उदाहरण आप ही से बात कर रहा था दीपाली जी, मेरे ख्याल से कुछ 500-600 पॉइंट के आसपास ऊपर सेंसेक्स में आज शुरुआत की थी, या 400 पॉइंट के आसपास शुरुआत की थी, और जब बंद हुआ तो 250 पॉइंट की गिरावट। तो ये बाजार ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है पूरे दिन में। तो मेहरबानी करके जो ट्रेडिंग करते हैं वो ज्यादा सचेत रहें और सावधान रहें और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। ट्रेडिंग जो है वैसे भी यूजुअली जोखिम भरी हो सकती है, मौजूदा मार्केट में तो ये जोखिम और बढ़ जाता है। अगले कॉलर सुलेमान देसाई हमारे साथ अहमदाबाद से। देसाई साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो। पूछिए सुलेमान जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ मैडम, मैंने अपोलो हॉस्पिटल 1420 में लिया हुआ है 100 अच्छा, से। 1420 आपका परचेसिंग प्राइस है अपोलो हॉस्पिटल्स। ठीक है, पूछ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी, अपोलो हॉस्पिटल्स 1420 की बाएंगे। हॉस्पिटल स्टॉक्स स्पेशली अपोलो पर तो ज्यादातर हाउसेस भी पॉजिटिव हैं, आपका क्या सजेशन होगा? तो सुलेमान जी को मैं यही सलाह दूंगा कि हमारा नजरिया भी सकारात्मक है यहाँ पर, और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो डायग्नोसिस रिलेटेड कंपनियां हो, या फिर चाहे खास करके अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी इसलिए पसंद है दीपाली जी, क्योंकि इन्होंने बहुत विस्तार योजनाएं की थी, और महाराष्ट्र में, मुंबई में, नवी मुंबई में इन्होंने एक नया अस्पताल खोला था, और वो अब ऑपरेशनली कंट्रीब्यूट करना यानी कि योगदान देने का शुरू कर दिया है बैलेंस शीट को। तो हमारी खरीद 1750, अगर सुलेमान जी का नजरिया लंबी अवधि का है तो 1750-1800 तक के लक्ष्य हमारे अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, तो 1750-1800 की टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह है अपोलो हॉस्पिटल्स, बने रहिए। अमित सिंह हमारे साथ रायपुर से। अमित जी नमस्कार, बताइए सवाल क्या है? चलिए इनसे बातचीत के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे इनकी क्वेरी है। 68 शेयर से 1446 का इनका परचेसिंग प्राइस है। क्या करना चाहिए गौरांग जी? रिलायंस इंडस्ट्रीज नजरिया तो इनका मालूम नहीं है, बट अगर लंबी अवधि का व्यू हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? तो पहले तो अगर छोटी या मध्यम अवधि का हो तो मैं गुजारिश करूंगा इनको कि अपना नजरिया तब्दील करें, परिवर्तन करें और लंबी अवधि का बना दें। और पिछले हफ्ते ही नतीजे आए थे दीपाली जी, और हम आप ही के चैनल पर थे, CNBC आवाज पर, और हमने आकलन लगाया था। कुछ बातें अगर मैं यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में कहना चाहूँ तो पहले तो राइट्स इश्यू है जो कि डिस्काउंट में है और किश्तों में पैसा भरना है निवेशकों को, तो ये सोने पे सुहागा। दूसरी बात, जियो का जो वैल्यूएशन हो रहा है वो बहुत ही शानदार तरीके से अनलॉक हो रहा है। तीसरी बात, रिटेल का योगदान आने वाले समय में पुराने जो कारोबार है उनको दुरुस्त करके उनका योगदान बढ़ेगा। हमारा जो लक्ष्य रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लंबी अवधि के लिए है वो फिलहाल 1850 का लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अगर जियो की वैल्यू अनलॉकिंग और हुई तो ये लक्ष्य को साफ जाहिर है हम ऊपर की तरफ और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट में। शिवम गुप्ता है हमारे साथ। शिवम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने बताई थी गौरांग जी, औरबिंदो फार्मा पर इनका सवाल है। 100 शेयर इनके पास 660 के प्राइस पर। औरबिंदो फार्मा क्या करना है इनको? ड्यूरेशन तो मालूम नहीं है कि इनका होराइजन क्या है, बट स्टिल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा आपका? तो दीपाली जी, पहले तो दिसंबर जनवरी से, जब से ये चाइना में उत्पादन की गई या पाई गई बीमारी कोविड-19 के रूप में जो हमारे सबकी जिंदगी में आई है और पूरे विश्व भर में इसने तांडव मचा रखा है, इसके कारण फार्मास्यूटिकल कंपनियां पिछले 2-3 महीने में काफी ऊपर के तरफ चली गई हैं। औरबिंदो फार्मा पर हमारी भी खरीदारी की राय थी, लेकिन जो गति हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में, उसको देखते हुए हमारे जो लक्ष्य थे बुनियादी तौर पर लंबी अवधि के वो बहुत करीब आ चुके हैं। तो अगर छोटी या मध्यम अवधि का नजरिया है तो ऊपर के दिशा, जो भी ऊपर के स्तर मिलते हैं वहां पर मुनाफा समेट ले, और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, और शायद अगर गिरावट आती है तो निचले स्तर पर और भी जोड़ सकते हैं। ये मैं पूरे फार्मा सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है औरबिंदो फार्मा, इसमें आप बने रह सकते हैं, यही सजेशन होगा। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं। विनीत है इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से। उनसे पूछ लेते हैं कौन सा स्टॉक है उनके पास। विनीत जी नमस्कार, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? चलिए डिस्कनेक्ट हो गई है लाइन।
कुछ प्रॉब्लम लाइन में, लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने बताई हैं उसके हिसाब से एक्सिस बैंक इनके पास 200 शेयर्स हैं, 412 413 का प्राइस है एक्सिस बैंक पे। इनफैक्ट आज S&P की खबर भी आई थी गौरांग जी की Q2 के नतीजों के बाद रेटिंग डाउनग्रेड की काफी पॉसिबिलिटी है, स्टॉक दबाव में रहा भी। क्या सजेशन होगा एक्सिस बैंक में? तो दीपाली जी, स्पष्ट रूप से मैं गोरो लोगों की बात को ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता, ना ही ज्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि ये काफी देर से जागते हैं और हमारी तो खरीदारी की राय एक्सिस बैंक पर है। इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा बहुत दबाव है और माहौल शायद ऐसा भी है क्योंकि मॉनिटोरियम को लेकर के शायद आने वाले 1 या 2 तिमाही तक सभी बैंकों में, सरकारी हो या निजी क्षेत्र की बैंक हो, कुछ कुछ बैंकों में कुछ दबाव बिल्कुल देख सकता है। लेकिन एक्सिस बैंक एक दिग्गज बैंक, काफी सक्षम और काबिल मैनेजमेंट, और इतिहास गवाह है कि ये बैंक ने काफी शानदार रुझान लेकर के आए और नतीजे लेकर के आए। कुछ छोटी मध्यम अवधि में दिक्कत हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए हमने हमारी खरीदारी की राय बरकरार रखी है और उस लिहाज से मैं इनको भी राय दूंगा कि अपना नजरिया लंबी अवधि का रखें, और अगर गिरावट में 350 के आसपास दिखाई देता है एक्सिस बैंक का शेयर, तो अपना निवेश और भी बढ़ाए और नया निवेश भी करें। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है और ऐड भी कर सकते हैं, ये सजेशन है। जगजीत सिंह है हमारे साथ जालंधर से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। सवाल पूछिए जगजीत जी। हाँ जी मैम, मेरे पास चोलामंडलम फाइनेंस है, उसके 150 शेयर हैं 180 के प्राइस पे। 180 का आपका प्राइस है, 150 स्टॉक्स आपके पास, ठीक है। ये आप रखेंगे लंबे समय के लिए? किस नजरिए से आपने ये पोजीशन बनाई है? मैम लंबे समय के लिए बनाई है, इसलिए मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ भी आप क्या गाइड करते हैं। ठीक है गौरांग जी, लंबी अवधि का व्यू है, 180 का प्राइस है चोला में। इस स्टॉक पर तो अपनी राय दीजिए। साथ ही शुरुआत में आपने कहा था कि कुछ सिलेक्टिव एनबीएफसीज में खरीदारी कर सकते हैं, तो उनके नाम भी शेयर कीजिए। बिल्कुल, आपने बात को सही तरीके से पकड़ लिया दीपाली जी। तो पहले तो सिंह साहब को मैं ये कवायद करूंगा, ये राय दूंगा कि पहले तो बने रहें। जिस स्तर पर इनका निवेश है वो काफी आकर्षक स्तर पर है, क्योंकि काफी ऊपर के स्तर से ये स्टॉक गिरा है। दूसरी बात, एनबीएफसीज में कुछ कमजोर एनबीएफसीज हैं और कुछ बहुत ही सक्षम और मजबूत एनबीएफसीज हैं, और वो मजबूत एनबीएफसी में से नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स है, इसके अलावा बजाज फाइनेंस है, जिस पर हमारी एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग और एक छोटी कंपनी जहां पर तीव्र गति से करेक्शन है, इन सभी पर हमारी खरीदारी की राय है। और सिंह साहब को ये भी बताना चाहूंगा मैं दीपाली जी कि ये जो एनबीएफसीज में दिक्कत हुई है, ये जो मॉनिटोरियम की बात चल रही है, और शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी सोच रही है कि मॉनिटोरियम एक्सटेंड किया जाए। हाल फिलहाल तो मेरे ख्याल से बैंकों तक ही सीमित है, लेकिन एनबीएफसीज को भी यहाँ पर शामिल किया जाए, तो शायद अगर ये खबर आती है तो थोड़ा बहुत रियायत हो सकती है, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ऊपर के तरफ के दायरे मिल सकते हैं। स्टॉक नीचे आया है, लंबी अवधि का निराश है, कंपनी लंबी अवधि का निवेश है, तो निराश मत होइए सिंह साहब, बने रहें। और ये मेरे ख्याल से जो दिक्कत भरा माहौल है वो शायद आने वाले 3-6 महीने में दूर हो सकता है। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, लंबी अवधि का व्यू है तो बने रहिए इस पोजीशन में। बजाज फाइनेंस जैसे नेम भी सजेस्ट किए हैं गौरांग जी ने, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग है जहां पर खरीदारी भी की जा सकती है। एक ब्रेक के लिए रुकने, ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे गौरांग जी की वैल्यू पे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। क्वेरीज भी हमें ढेर सारी मिल रही हैं। अगले कॉलर रोहित शर्मा है हमारे साथ दिल्ली से। रोहित जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्कार मैम, और पहले तो मैम आप जीएनबी की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ऐसे समय में भी आप हमारी सबकी हेल्प के लिए तत्पर रहते हैं। शुक्रिया आपका रोहित जी। कोशिश हमारी यही रहती है कि आप सबके जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरीज है उनको शामिल करें, सही सलाह आपको मिले। जी जी जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है? मैम मैंने एसबीआई के शेयर लिए हुए हैं, 300 शेयर है मेरे पास, 177 से बाई है, और इसके बाद में 300 शेयर, इसके बाद में 1000 शेयर हैं पीएनबी के 31 रुपीज से। ठीक है, ये आपने हाल फिलहाल में खरीदे हैं क्या? जी मैम, अभी लास्ट वीक में। ठीक है गौरांग जी, दोनों स्टॉक्स इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही हैं, या फिर कहें पीएनबी इनफैक्ट थोड़ा नीचे है इनकी खरीदारी के। क्या सजेशन होगा आपका इन दोनों स्टॉक्स पर? क्या करना चाहिए? लोअर लेवल्स पे बाइंग तो किए, बट अब क्या करें? तो
पहले तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ दीपाली जी के उनका निवेश जो है वो बहुत ही अच्छे स्तर पर है, क्योंकि काफी निवेशक ऐसे हैं जो काफी ऊपर के स्तर पर निवेश करके अब अटक गए हैं। लेकिन दोनों ही कंपनियों के, दोनों ही बैंक के ऊपर दीपाली जी हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन रोहित जी को मैं एक दरखास्त करूंगा कि कोई भी कभी भी आप निवेश करते हैं रोहित जी, तो किसी भी एक क्षेत्र पर ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आपने बैंकिंग सेक्टर में निवेश किया और दोनों ही सरकारी बैंक आपने चुनी, ये तो अच्छी बात है कि आपका निवेश अच्छे स्तर पर है, लेकिन कहीं अगर आप गलत पड़ जाते तो शायद मामला पलट जाता। तो फिलहाल तो बने रहें, दिक्कतें एक नहीं अनेक हैं बैंकों के साथ, और अभी अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, जैसे हम एक्सिस बैंक की सवाल का जवाब दे रहे थे। तो अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है तो मुझे पूरा यकीन है कि शायद वो फिर से जो स्तर गंवाए हैं दोनों ही बैंकों ने वो फिर से हासिल हो सकते हैं। शायद पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में समय ज्यादा लग सकता है, क्योंकि इनका जो लोन बुक एक्सपोजर है रोहित जी, वो वनरेबल सेक्टर यानी कि जो ज्यादा उनका एक्सपोजर है। लेकिन जिस तरीके से आरबीआई ने नीतियों में परिवर्तन किया है, नियमों में, उसके आधार पर वहां पर भी रिकवर आ सकती है। हम 250 के लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, और करीबन 60-65 के आसपास का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं पीएनबी पर। ये दोनों ही मैं 1.5 साल या 2 साल के नजरिए से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स में आपको सलाह यही मिली है कि आप होल्ड कीजिए। बाय की ही रेटिंग है गौरांग की, टारगेट्स आपको मेंशन किए गए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कीजिए दोनों स्टॉक्स। तो चलिए फिलहाल इतने ही सवाल करेंगे शाम में। शुक्रिया गौरांग जी आने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए। क्विकली कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? बहुत बहुत दीपावली धन्यवाद आपका, और आप सभी को शुभ रात्रि। निजी निवेश नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके से राय हमारे